गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट में। और मैं आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में होंगे। तो हमने लास्ट क्लास तक देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल से। अब आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिटेल से। लास्ट क्लास में हमने नाम देख लिए थे इनके, आज हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें ये हो गया हमारा वक्ष वाला भाग, ये हो गया हमारा उदर वाला भाग, ये है वृषण कोश और ये है वृषण टेस्टिस। अब यहाँ ये टेस्टिस है, इसमें क्या होता है स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु निर्माण। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। हिंदी में भी लिख देती हूँ, शुक्राणु जनन। और ये है वृषण कोश या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्रोटम। ठीक है, अब ये हो गया वृषण, ये वृषण कोश। ये क्या होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग अप्रोक्स कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर में हमारा जो स्पर्म या फिर शुक्राणु है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए एक और पार्ट पाया जाता है वृषण कोश, जो कि उदर से जुड़ा हुआ तो होता है लेकिन हमारी बॉडी से थोड़ा अलग रहता है, जिससे कि इसमें वृषण कोश में जो हमारा स्पर्म है वो आ जाता है और इजीली सर्वाइव कर पाता है। अब क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो वृषण कोश है उसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो लो होता है। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए स्पर्म इजीली यहाँ पर सरवाइव कर पाता है। अब ये था छोटा सा। अब एक डायग्राम हम और देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक मिनट रुकिएगा, मैं फटाफट डायग्राम बना लेती हूँ। एक और हमारा जो डायग्राम है, यहाँ पर हमारी एक ग्लैंड भी पाई जाती है जो कि इसके पीछे की साइड होती है। तो ये हो गया हमारा वृषण, तो ये हो गया डायग्राम इसके। अब एक चीज और रह गई हमारा, थोड़ा रफली सा डायग्राम है बट कोई ना, समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारे बॉडी पार्ट जो है, ये तो हो गया हमारा वृषण कोश, सॉरी अधिवृषण। ये है हमारा अधिवृषण, ये हो गया हमारा वृषण, ये हो गई है मूत्रवाहिनी, ये हो गया मूत्राशय, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये हो गई हमारी काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि, ये हो गया हमारा शिशन यानी कि पेनिस। ठीक है फ्रेंड्स जी, तो ये हो गया हमारा वृषण, ये हो गया अधिवृषण, ये हो गया शिशन, ये हो गई काउपर ग्लैंड, ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गई मूत्रवाहिनी और ये हो गया मूत्राशय। इसमें लगभग जो हमने उस दिन नाम देखे थे वो सारे नाम आ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक सारे पार्ट क्लियर हो चुके होंगे, कहाँ पर होते हैं कैसे होते हैं। इसके ऊपर हमारे जो है वो वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं।
अब हमने देखा था टेस्टिस यानी कि वृषण, इसमें क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन यानी शुक्राणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन, उसको हमने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जो विकास का समय होता है, विकास जिस टाइम चल रहा होता है उस टाइम जो है जो हमारा वृषण टेस्टिस वो रहता है उदर भाग के ऊपर की तरफ, लेकिन जब जन्म का या जन्म के थोड़े टाइम बाद वो है वृषण कोश में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आती है, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब स्पर्म फॉर्मेशन के बाद जो ये स्पर्म होते हैं वो सभी आके हमारे जो शुक्राशय होता है उसमें मतलब आकर जो है सभी स्पर्म इकट्ठे हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हो गया था स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म बन चुके थे, अब शुक्राशय में आकर ये संग्रहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लिक्विड पाया जाता है, शुक्राशय में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे बोलते हैं शुक्र द्रव। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, शुक्र द्रव। तो ये जो लिक्विड होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा वीर्य यानी सीमन जो होता है, जो कॉपुलेशन के टाइम काम में आता है, वो सीमन का ये 70% जो पार्ट है, जो भी भाग है, वो यही होता है। क्या होता है, शुक्र द्रव। बचा हुआ जो 30% है, इसमें से 30% जो द्रव बच गया वो बनाता है हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यानी प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, वो हमारा बचा हुआ जो है 30% पार्ट बनाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, अभी हम डायग्राम में देखा था हमने, ये जो है मूत्र मार्ग के पीछे पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया, ये स्पर्म बन गए, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, संग्रहित होगा जो है शुक्राशय में। यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं शुक्र द्रव। 70% ये होता है वीर्य का, सीमन का। ठीक है, 30% जो बच गया वो हमारा क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है, जो कि मूत्र मार्ग के पीछे की तरफ होती है। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। तो मेल में यही चीजें होती हैं, फीमेल की हमने बात कर ली है। इसी में से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर हम ज्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। अब एक टॉपिक और होता है जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो होता है ट्विंस। ट्विंस यानी कि जुड़वा। ठीक है फ्रेंड्स, जुड़वा, इसमें क्या होता है, जो बेबी है वो दो यानी कि जुड़वा, जोड़े में पैदा होते हैं। तो ये कंडीशन होती कैसे वो देख लेते हैं हम। इसके बेसिकली है ना दो टाइप होते हैं, इसके मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ इसका। एक तो होते हैं आइडेंटियल और एक होते हैं फ्रेटर्नल। दो टाइप के ट्विंस पाए जाते हैं, एक तो होते हैं आइडेंटियल और एक होते हैं फ्रेटर्नल। ठीक है, अब इनमें भी क्या होता है, इसमें होता है डाइजाइगोटिक और इसमें होता है मोनोजाइगोटिक। अब ये कंडीशन क्या होती है, मोनोजाइगोटिक में तो क्या होता है, एक ही ओवम होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एक ओवम हो गया है और ये इसमें एक स्पर्म है। ठीक है, एक ओवम हो गया, एक स्पर्म हो गया। अब इसी एक ओवम में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। तो ये ऐसे हम शो कर सकते हैं।
ठीक है, ये एक डिवीजन हो गया इसमें, तो इसी के क्या होंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए। तो इस प्रोसेस में हमें ये क्या मिल गए, 2 जुड़वा, 2 ट्विंस मिल गए। ठीक है, अब ये डाइजाइगोटिक, इसमें क्या होता है, ये एक ओवम हो गया। ठीक है, ये एक स्पर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें डिवीजन हुआ, इसमें थोड़ा इसके कंपैरिजन में डिवीजन ज्यादा होता है, तो इससे अलग अलग जो है हमारे बन जाते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में 2-2 यानी कि ट्विंस प्राप्त हो रहे हैं हमें, लेकिन कंडीशन क्या है, इसमें तो एक ही था जिसमें डिवीजन हुआ और उससे हमें 2 मिले, इसमें डिवीजन ज्यादा हुआ और फिर दोनों ही अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये हो गई मोनोजाइगोटिक और ये हो गई जाइगोटिक। ठीक है, ये ट्विंस हो गया, इसमें से इतना ही पूछा जाता है, टाइप क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके अलावा एक चीज और आती है हमारे, गर्भ धारण को रोकने के उपाय, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गर्भ धारण को रोकने के उपाय, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से मतलब इसमें मेनली 4 टाइप के आते हैं, 4 की हम बात कर लेते हैं। पहला इसमें आता है कॉन्डम, जिसका हम यूज कर सकते हैं गर्भ धारण को रोकने के लिए। ठीक है, पहला हो गया कॉन्डम। दूसरा इसमें आता है, मैंने आपको अगर याद हो, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी प्रेगनेंसी पे, तो वो सिचुएशन कब आती थी, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन, यानी 14 जो दिन होता है, 14वां जो दिन होता है, उससे लेके 16वां, यानी कि लगभग मैंने ये एग्जांपल दिया था, यहाँ पर ये रेशो लिया था 12 से 14, 12 से 16 के बीच का ये जो टाइम होता है, इसमें होती है प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर भी यही होगा, क्या होगा, जैसे देख लीजिए 14, 15, 16, इन दिनों में अगर संभोग नहीं करते हैं तो दूसरा हम क्या ये कर सकते हैं, 14वें, 15वें या 16वें दिन संभोग ना करें तो भी गर्भ धारण को रोका जा सकता है। संभोग ना करें, संभोग ना करें तो भी गर्भ धारण रोका जा सकता है। उसके अलावा एक और ऑप्शन है जिससे कि हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं। थर्ड होता है हमारा गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ गोलियां आती हैं जिनको बोलते हैं हम पिल्स। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, पिनकस नाम का एक जो साइंटिस्ट है, उसने इसकी खोज की थी। और इसमें मेनली इंडिया में जो फर्स्ट गर्भ निरोधक गोली बनी थी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कि भारत में यानी इंडिया में फर्स्ट जो गर्भ निरोधक गोली थी वो कौन सी थी, तो वो थी हमारी सहेली। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके अलावा चौथा हमारे पास आता है कि हम कैसे रोक सकते हैं गर्भ धारण को, तो वो आता है हमारे पास कॉपर टी। ये एक तरीका है जिससे कि हम गर्भ धारण रोक सकते हैं। ये एक उपकरण टाइप में आप मान सकते हैं, कुछ जैसे कॉन्डम होता है सेम उसी का जैसा एक होता है। इसको हम क्या करते हैं, फीमेल्स में सर्विक्स एरिया, जो कि मैंने बताया था बच्चेदानी, यानी गर्भाशय जो बच्चेदानी होती है उसमें इसको लगाया जाता है। अब इससे होता क्या है, इसको लगाने के बाद अगर मान लीजिए कोई भी कांटेक्ट होता है तो जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो अगर इसके टच में आया तो वो नष्ट हो जाता है अपने आप।
तो उससे फिर गर्भधारण नहीं होगा। तो ये 4 टाइप है जिससे कि हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। अब इसमें ये जो हमने टाइप देखे थे 4, ये तो क्या थे, टेम्परेरी थे, यानी अस्थायी थे। इनको करके हम कुछ समय तक या फिर जब तक हो सकता है, बट ज़्यादा टाइम तक यह स्थायी परमानेंटली हम बोले तो इससे नहीं पॉसिबल है। तो हम यहाँ देख लेते हैं अब कि अगर हमें स्थायी तौर पर गर्भधारण को रोकना है तो क्या किया जाए। स्थायी में है ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो फीमेल्स की हमने बात की थी लास्ट क्लास में, ट्यूबेक्टोमी। उसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ बात कर लेते हैं, सॉरी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी किस में पाई जाती है, फीमेल्स में होती है। ये प्रोसेस जो भी है मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। इसमें क्या होगा, जो हमारी फैलोपियन नलिका होती है उसको कट करके बांध दिया जाता है। फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेल्स में पाई जाती है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी किस में पाई जाती है, मेल्स में पाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, शुक्रवाहिनी जो होती है उसको काट के बांध दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने देखा पहले गर्भ निरोधक, गर्भ जो धारण होता है उसको रोकने के है ना 2 टाइप से हम रोक सकते हैं उसको। एक तो होता है स्थायी यानी परमानेंट, और एक होता है अस्थायी यानी टेम्पररी। 2 हम फॉर्मूले जो यूज कर सकते हैं। अब अस्थायी यानी कि टेम्पररी में हमने देखा था 4 टाइप से, कॉन्डम, और 14वें 15वें 16वें दिन अगर संभोग नहीं होता है तो भी रोका जा सकता है। थर्ड हमने बात किया था गर्भ निरोधक गोलियों लेकर भी हम उसको रोक सकते हैं, और इंडिया की फर्स्ट थी सहेली, और 4th हमने देखा था कॉपर टी। अब स्थायी की अगर हम बात करें तो उसमें 2 होता है। मेल्स में पाया जाता है वेसेक्टोमी। इसमें क्या होता है, शुक्र जो है नलिका या शुक्रवाहिनी है उसको काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है। इसको नर नसबंदी और इससे मादा नसबंदी कहा जाता है हिंदी में। और फीमेल्स में हमने देखा ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, फैलोपियन नलिका को काट कर इसमें बांध दिया जाता है। लगभग इससे जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो छोटे मोटे 1-2 पॉइंट बचे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं उतना आपके क्लियर होता जाए। थैंक यू।